Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 geography NCERT textbook chapter 5th, and that is major domains of the earth. As we have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and the air are present on the earth. तो अब हमारे पास है चैप्टर 5th मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक अर्थ ही केवल ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ होती है, जहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layer that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and the other gases are found. Water covers a very big area of the earth's hydrosphere, comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. तो क्या है इसमें कि जो अर्थ का जो सरफेस है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जोन है, जिसमें कि क्या होते हैं, थ्री मेन टाइप कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पर कि क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो कि मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो अर्थ का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है लिथोस्फीयर, और जो लिथोस्फीयर होता है बहुत ज़्यादा सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ पर कि हम रहते हैं। सेकेंड है एटमोसफियर। जो एटमोसफियर होता है इसमें गैसेस पाई जाती है अर्थ के सराउंडेड में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कुछ अदर गैसेज हैं। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर हम उससे कहते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जो वाटर होता है, बहुत बड़ा एरिया हो वाटर से कवर हो अर्थ का, और उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें क्या होता है, वाटर बॉडीज होती है, वाटर के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. तो नेक्स्ट हमारे पास बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसमें कि हमें ये तीनों मिलते हैं, लैंड, वाटर और एयर टुगेदर मिलते हैं, और क्या होता है, लाइफ सर्वाइव करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layers of solid that contain nutrients element which sustain ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो लिथोस्फीयर है ये एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और इसमें रॉक्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट में और थिन लेयर्स होती है सॉइल की, जो कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कंटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। There are two main divisions of the Earth's surface. The large land mass are known as continents, and the huge water bodies are called the ocean basin. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map in the world. Figure 5.1 are the land masses connected with one another. The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the land of the sea, which is taken as 0. तो जो अर्थ सरफेस है इसके दो मेन डिवीज़न है। फर्स्ट है इसमें कॉन्टिनेंट्स, और जो कॉन्टिनेंट्स होता है उसका लार्ज लैंड मासेस एरिया होता है। सेकेंड है ओशन बेसिन, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज होती है। तो जो ओशंस है वर्ल्ड के ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि मैप आगे आएगा 5.1, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें क्या जो लैंड मासेस है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, सेम होता है सारी जगह, और जो उसका एलिवेशन ऑफ लैंड होता है जब हम उसको मेज़र करते हैं तो लेवल ऑफ सी का कितने से होता है, हम 0 से क्या करते हैं, हमेशा उसको मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। द हाइस्ट माउंटेन पीक एम्प्टी एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level. The greatest depth is 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? तो अब इसमें बताया गया है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट, उसका जो लेवल है सी से वो 8,848 है, और जो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट डेप्थ है यानी कि मारिना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन है, अगर हम इसको मीटर में अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये 11,022 मीटर्स है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज़्यादा डेप्थ होगा सी में, या कितना ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज बॉडी। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map in the world figure 5.1 and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है,
और 7 मेजर कॉन्टिनेंट है जो कि सेपरेटेड भी हुए हैं लार्ज वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग में। तो ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स ऑस्ट्रेलियन, सेवन्थ अंटार्कटिका। तो आप इन कॉन्टिनेंट्स को मैप में भी देख सकते हो, फिगर 5.1 में देख सकते हो, और आप नोटिस कर सकते हो कि कौन से कॉन्टिनेंट्स का लैंड पार्ट बहुत ज़्यादा है और कौन सा मासेस लाइज है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो फर्स्ट वन है इसमें एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountain on the west. Figure 5.1. The combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia. It means Europe plus Asia. तो जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका जो 1/3 पार्ट है टोटल लैंड एरिया वो कवर्ड हुआ है अर्थ में, यानी कि लैंड एरिया का 1/3 वो कवर्ड है। और जो कॉन्टिनेंट है ये लाइज करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और जो यहाँ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासेस होती है इस कॉन्टिनेंट से। एशिया एक सेपरेटेड कॉन्टिनेंट है किससे? यूरोप से। और किसके थ्रू वो सेपरेट है? यूरल माउंटेन के थ्रू। क्या है? एशिया सेपरेटेड कॉन्टिनेंट है यूरोप से जो कि वेस्ट में है। तो जो इसका कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, जिसके थ्रू इसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। तो नेक्स्ट हमारे पास यूरोप है। तो यूरोप एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एक कॉन्टिनेंट है कंपैरिजन एशिया की, और इस कॉन्टिनेंट को जो लाई किया गया है वेस्ट एशिया में किया गया है। तो जो इसकी आर्कटिक सर्कल है पासेस होती है वेस्ट एशिया से, और यहाँ पर जो बाउंड वाटर बॉडीज है इसकी 3 साइड्स हैं, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हो, जो कि लोकेटेड हुई है। नेक्स्ट वन अफ्रीका है। अफ्रीका एक सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया। द इक्वेटर ऑफ 0° latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. तो हमारे पास नेक्स्ट है अफ्रीका। तो अफ्रीका एक सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और जो इसका इक्वेटर है वो 0° लैटिट्यूड रन्स करता है मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट से। इसका जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर लाइज है, और जो कि आप फिगर 5.1 में भी देख सकते हो। और वहाँ पर आपको फाइंड करना है कि जो कॉन्टिनेंट है इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से होके पास हो रहा है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and sea. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through the Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. तो इसमें जो सारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। और जो ये कॉन्टिनेंट है ये बाउंड किया गया है ऑल द साइड्स ऑफ ओशन और सी से, और इसमें क्या होती है? एक नाइल रिवर फ्लो करती है अफ्रीका के थ्रू, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और हमें यहाँ पर नोटिस करना है कि कहाँ पर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है मैप में, यानी कि अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी लाइन से पासेस होती हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो जोन. A strip of land is called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded by this continent. And can you name these ocean? तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो नॉर्थ अमेरिका है। जो नॉर्थ अमेरिका ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। उसके बाद सेकंड है अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। तो जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये लिंक्ड हो रखा है साउथ अमेरिका से, जिसमें कि एक पतली सी एक नैरो स्ट्रिप है, एक नैरो सी पतली एक लाइन है, और जिस लाइन को हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा भी हम इसे कहते हैं। और ये कॉन्टिनेंट लाइज करता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर 3 ओशियन सराउंडेड है इस कॉन्टिनेंट में। क्या आप बता सकते हो कौन कौन से ओशियंस हैं? South America lies mostly in the southern hemisphere. Which 2 oceans surround it on the east and the west? The Andes world's longest mountain range runs through its lands from the north to south. South America has the world's largest river, the Amazon.
तो जो साउथ अमेरिका है ये लाइज करता है मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पर कि 2 ओशियंस इससे सराउंडेड है और ये ईस्ट वेस्ट में है दोनों ओशियंस। यहाँ पर जो एंडेस है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि रन थ्रू आउट करता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called the island continents. तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स है जो कि लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में और ये सराउंडेड है ओशियंस और सी से, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। Antarctica completely in the southern hemisphere in a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the southern polar region, it is permanently covered with the thick ice sheet. There are no permanent human settlement. Many countries have research stations in Antarctica. India has also research stations there are named as Maitri and Dakshin Gangotri. तो जो अंटार्कटिका है ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है जो कि एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है और जो इसका साउथ पोल है वो लाइज करता है सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट में और ये लोकेटेड है साउथ पोलर रीजन में और ये परमानेंटली कवर्ड है आइस शीट से। इसमें कोई भी जो ह्यूमन बींग्स है वो परमानेंट यहाँ पर सेटल नहीं होता, यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है और बहुत सी कंट्री यहाँ पर रिसर्च कर रही है अंटार्कटिका में और इंडिया ने भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है इंडिया का जो कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% ऑफ with land. Hydrosphere consists of the water all its form as running water, its ocean and rivers, and in lakes, ice in glacier, underground water, and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. More than 97% of the earth water is found by the ocean and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water in the form of the ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as the fresh water for human. तो हमारे पास जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर को हम अर्थ का ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और उसमें 71% से भी ज़्यादा वाटर क्या है कवर्ड है, जिसमें कि 29% क्या है लैंड है। जो हाइड्रोस्फीयर है कंसिस्ट करता है वाटर को और उसकी वाटर बॉडीज फॉर्म को। जो रनिंग वाटर है ओशन का और जो रिवर्स का है और जो लेक्स का है उसमें ग्लेशियर आइस भी प्रेजेंट है और अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट है और जो वाटर वेपर है वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी सारे किसके कंप्राइज हैं, हाइड्रोस्फीयर के। तो जो अर्थ है उसमें 97 से भी ज़्यादा जो पानी है, 97% से भी जो ज़्यादा पानी है वो ओशंस में है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है ह्यूमन के यूज़ के लिए और इसी कारण जो इसका लार्ज प्रोपोर्शन है रेस्ट ऑफ वाटर का ये क्या है आइस शीट और ग्लेशियर से क्या कवर्ड है जो कि एक स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल होता है किसका, फ्रेश वाटर का ह्यूमन यूज़ के लिए। यानी कि जो ह्यूमन यूज़ का फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है कंपेरिजन किसके, आइस कवर्ड और ओशन वाटर के। यूज हैंस डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो यही कारण है कि ब्लू प्लैनेट में हम क्या करते हैं, पानी की कमी को हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 chiefs of movement of ocean waters are the waves, the tides, and the ocean current. The 5 major oceans are the Pacific and the Atlantic Oceans, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean in the order of their size. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of Earth's Mariana Trench. The deepest part of the Earth lies in the Pacific Oceans. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia and Australia. तो नेक्स्ट हमारे पास ओशियंस है। जो ओशियंस है ये मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का क्योंकि 97 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, ओशन में। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। जो ओशन वाटर है ये हमेशा क्या होता है, मूविंग होता है और इसके जो 3 चीप मूवमेंट्स है ओशन वाटर के वो है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट है। तो इसके 5 मेजर ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशंस है। तो जो पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट ओशंस में से है और जो स्प्रेड है कितना है, 1/3 ऑफ अर्थ में ये स्प्रेड है। जो मैरिना ट्रेंच है ये डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का जो कि लाइज करता है पैसिफिक ओशन में। और जो पैसिफिक ओशन है ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सर्कुलर शेप में, कहाँ पर, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। और ये क्या सर्कुलर शेप में है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ, साउथ अमेरिका में। और आप अगर इसको देखना चाहते हो तो आप इसे मैप में भी देख सकते हो।
The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and the South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastlines of the Atlantic Ocean is highly integrated. This irregular and integrated ocean is highly coastline provide ideal locations for natural harbors and ports. From the point of the view of commerce, it is the busiest ओशियन. तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है. और अटलांटिक ओशन क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. फर्स्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन. तो ये कैसा शेप्ड का है? एस शेप्ड का है, जो कि फ्लैंक करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में और यूरोप में अफ्रीका और ईस्टर्न साइड में. तो जो इसकी कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और क्योंकि एक रेगुलर इंटरनेट कोस्ट लाइन है जो कि प्रोवाइड करता है एक आइडियल लोकेशन को नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स में. तो जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स है ये क्या बहुत ज़्यादा एक बिजिएस्ट ओशन भी इसे कहा जाता है. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज इंडिया. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. In the north, it is bound by the Asia, in the west by Africa and in the east by Australia. तो जो इंडियन ओशन है केवल ऐसा ओशन है जिसका नेम अपनी कंट्री पे रखा गया है और जो कि इंडिया से है और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का है जो कि नॉर्थ में बाउंड करता है एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से. द साउदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड द नॉर्दर्न वर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो जो साउदर्न एशियन है वो इनसर्कल कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका और एक्सटेंड नॉर्थ वर्ड में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में होता है. द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल्स एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच of a shallow waters known as Bering Strait. It is bounded by the northern coast of North America and Eurasia. तो जो आर्कटिक ओशन है ये लोकेटेड करता है आर्कटिक सर्कल में जो कि सराउंड्स है नॉर्थ पोल में और ये कनेक्टेड के होते हैं पैसिफिक ओशन से नैरो स्ट्रेच में और सैलो वाटर में और नोन बाई होते हैं बेरिंग स्ट्रेट में और जो इसकी बाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से. नेक्स्ट है एटमोसफियर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोसफियर. दिस thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays. तो नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेयर है वायुमंडल और जो एटमॉस्फेयर होता है ये सराउंडेड होता है गैसों से जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इसका एक थिन ब्लैंकेट होता है एयर का जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्लैनेट के लिए. और जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमको प्रोवाइड करती है एयर को जिसको हम ब्रीथ करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत हार्मफुल इफेक्ट से जो कि सन रेज के थ्रू आती है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स बेस्ड एज द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर properties. The layers of starting from the earth's surface are called its troposphere, stratosphere, the mesosphere, thermosphere and the exosphere. तो जो एटमॉस्फेयर है इसकी हाइट है 1600 किलोमीटर और जो एटमॉस्फेयर है डिवाइड किया गया 5 लेयर बेस्ड उसके कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टी के बेस में. वो 5 लेयर्स कौन कौन से जिसकी स्टार्टिंग पहले होती है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फियर से, सेकंड में स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड में मेसोस्फियर, फोर्थ में थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ में एक्सोस्फियर. The atmosphere is composed mainly nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean dry air, nitrogen 78%, oxygen 21% and the other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by volume. Oxygen is we breathe of life while nitrogen helps in the growing of living organism. Carbon dioxide through the present in the minute amount. It is important as it absorbs heat radiated by the earth thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plant. The density of the atmosphere varies with height. तो जो एटमॉस्फेयर है ये कंपोज करता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को और जिसमें कि 99% क्लीन होता है जो ड्राई करती है हमारे एटमॉस्फेयर को. जो नाइट्रोजन है वो 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21 और जो अदर गैसेस है जैसे कि कार्बन, आर्गन एंड कुछ अलग गैसेस है जैसे कि हीलियम तो वो कितने परसेंट है वो है 1% प्रेजेंट है अपनी वॉल्यूम के थ्रू. जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी कुछ मिनट के लिए रहती है बट ये हेल्प करती है किसको प्लैनेट को गर्म रखने के लिए और ये एसेंशियल भी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेराइज करती है उसकी हाइट में.
is maximum at the sea level and that decrease rapidly as we go up. You know, the climbers experience problem in breathing due to the decrease of density air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe to the high latitudes. The temperature also decreases as we go upwards and the atmosphere exerts pressure on the earth. The varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें जो इसका जो लैटिट्यूड्स होता है, हाइट्स होता है, मैक्सिमम होता है सी लेवल से और डिक्रीज होता है रैपिडली जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं. तो आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होता है, पर्वतारोहण होता है, जो जब वो ऊपर चढ़ते हैं, पर्वत में चढ़ते हैं, तो उनको क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है सांस लेने में, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी ऑफ एयर होता है वो डिक्रीज होता रहता है. इसलिए वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, सिलेंडर करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरीज करते हैं, जिसके कारण वो एबल हो सके ब्रीथ लेने में हाई लैटिट्यूड्स में भी. तो जो यहाँ का टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है जैसे जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं, और जो इसका एटमॉस्फेयर होता है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ में. तो जो यहाँ की जो वेरीज होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होता है, और कुछ एरियाज़ में क्या होता है एक्सपीरियंस किया गया है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो एयर्स होती है वो जब मूव्स होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और जब मूविंग एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. नेक्स्ट बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर जहाँ पर क्या होती है, लाइफ वो एग्जिस्ट करती है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. देयर आर सेवरल. तो जो बायोस्फीयर है ये एक ऐसा नैरो जोन है जिसकी कॉन्टैक्ट करता है लैंड, वाटर और एयर से, और जो ये जोन है यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये एक यूनिक प्लैनेट है और इसके कुछ सेवरल. नाउ यू कैन सी क्लियरली इन द फिगर बायोस्फीयर. In the biosphere, lithosphere is present, in which land situated, hydrosphere, the water bodies, atmosphere, the combination of oxygen. And you can see clearly in this biosphere, life is exist. You see, human beings, animals, water bodies, water animals, all are found in this figure. Species of organisms that vary in the size from microbes and the bacteria to huge mammals, all the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. तो क्या होता है कि जो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म होती है, क्या वो साइज में बड़ी हो या छोटी है, वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो या बहुत बड़े मैमल्स हो, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं कहाँ पर, बायोस्फीयर में, काय के लिए, सर्वाइवल रहने के लिए. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest or fulfilling our needs of wood or clearing the land for agriculture may lead to fast removal of soil from the slope. Similarly, Earth's surface may be changed due to the natural calamities like earthquakes. For example, there could be the submerge of the land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into the lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also the damages other forms of life. तो क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में ये ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं, किसमें, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में. तो इसके जो थ्री मेन डोमेन्स है जो अर्थ के, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कुछ क्या होता है एक दूसरे से प्रॉफिट भी लेते हैं. जैसे कि प्लांट किंगडम में देख लीजिए कि जो हम क्या करते हैं, कटिंग फॉरेस्ट का करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी नीड्स है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. इसलिए हमें पता है कि जो हमें फॉरेस्ट से हमें वुड भी मिलता है, लैंड मिलती है एग्रीकल्चर करने के लिए, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फटाफट से जो फॉरेस्ट के क्लियर करते हैं, तो जो सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है वन स्लोप से अनदर स्लोप में. तो जो अर्थ होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. नेचुरल क्लाइमेट लाइक जैसे कि अर्थक्वेक हो गया है, और जैसे कि सबमर्ज होती है लैंड का, जिसमें कि क्या होता है सुनामी भी क्या होती है इसको अफेक्ट करती है. जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो सबमर्ज हो गया था, यानी कि पानी में सबमर्ज हो गया था जब वहाँ पर सुनामी आई थी. और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है लेक्स और रिवर्स में, वो क्या करता है, वाटर को अनसूटेबल बना देता है, यानी कि वो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में नहीं होता है, जिससे कि हमारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है. और वो बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उनको डैमेज करने का काम करते हैं. Emission from industries, thermal power plants and the vehicle pollute the air. Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature. This is termed as global warming. There is thus needs to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of lithosphere and the atmosphere and the hydrosphere.
तो जो क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स का, व्हीकल्स का पॉल्यूट करती है एयर को, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और इसके इंक्रीजन से क्या होता है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है इसको इफेक्ट करती है और वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर जब अफेक्ट होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगा उसका खतरा बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि हमें नीड्स चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, कि जो ये रिसोर्स है इसका लिमिटेड हम यूज़ करें, ताकि जो अर्थ का जो मेंटेन है, जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके, और जो नेचर बिटवीन हर जो डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फेयर है इनके बीच में बैलेंस रहे, इनका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।